ओके, वेलकम आप सभी का। और लास्ट क्लास में देखिए अपन ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ा था, और प्लांट हॉर्मोन्स हैं वो डिजीज डेवलपमेंट में कैसे काम आते हैं वो हमने देखा था। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन अपन लेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स। तो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस वाइज, है ना, वैसे भी अपन को पता होना ही चाहिए। देखो, प्लांट का जो डिफेंस होता है उसका मतलब होता है कि पैथोजन को एंट्री करने से वो रोकता है, कि पैथोजन एंट्री ही नहीं कर पाएगा तो डिजीज डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। अब डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है। देखो, प्लांट्स हैव ए कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, है ना, जिससे वो अपने आप को पैथोजन से बचाते हैं। These mechanisms can be broadly categorized as pre-existing। pre-existing का मतलब होता है कि पैथोजन के आने से पहले भी पौधे के पास ये सब होता है। जैसे मान लो कि सेल वॉल है तो पैथोजन आए या ना आए उसके पास होता ही है। तो प्री एग्जिस्टिंग को हम कॉन्स्टिट्यूटिव भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब लगातार से होता है, अनुगत से होता है ना। दूसरे डिफेंस ऐसे होते हैं जो पैथोजन के आने के बाद चालू होते हैं, उनको अपन इंड्यूस डिफेंस या एक्टिव डिफेंस बोलते हैं। तो एक तो प्री एग्जिस्टिंग होगा और एक इन्फेक्शन के बाद वाला होता है, यानी कि इंड्यूस होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस आर फिजिकल और केमिकल बैरियर प्रेजेंट बिफोर इन्फेक्शन, जबकि इंड्यूस वाले जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं ओनली आफ्टर ए पैथोजन इज डिटेक्टेड बाय प्लांट। जब तक पैथोजन नहीं आता है तब तक प्री एग्जिस्टिंग वाले होते हैं, और पैथोजन के आने के बाद जो प्री एग्जिस्टिंग तो होते ही हैं उसके साथ में इंड्यूस वाले और एक्टिव वाले भी चालू हो जाते हैं। अब जैसे प्री एग्जिस्टिंग में क्या क्या आता है उसको समझ लीजिए। जैसे बाउंड्री से बात हो रही है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, वहाँ पे अपन को जैसे वैक्सी क्यूटिकल मिलती है ना। एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की जो कवरिंग होती है वैक्स की कोटिंग होती है, जैसे वैक्सी क्यूटिकल। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो ड्राइनेस जो होता है, जितना ज़्यादा एरिड कंडीशन में पौधा होता है, हवा में मॉइस्चर इतना कम होता है, ये उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स में डेवलप होता है। A thick waxy layer on surface of leaves and stem। स्टेम का मतलब यंग स्टेम की बात होगी, क्योंकि मोस्टली आपकी जो डिजीज हैं वो सॉफ्ट पार्ट्स को होती हैं। दैट प्रिवेंट द डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ मैनी पैथोजेंस। तो क्योंकि वैक्स जो होती है उसके ऊपर पानी भी नहीं रुकता है, तो मॉइस्चर का भी यहाँ पे रिटेंशन नहीं होता है। तो बहुत सारे आपके कोनिडिया हैं, स्पोर्स हैं, इनको जर्मेशन के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं होता है, और बैरियर तो ये होता ही है। इसके बाद में सेल वॉल का टर्न आता है कि क्यूटिकल के बाद में नीचे आएंगे तो सेल्स हैं, उनकी सेल वॉल है। द रिजिड सेल वॉल इज मेजर स्ट्रक्चरल बैरियर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जिनको डिस्टर्ब करना पैथोजन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ पैथोजन सेल वॉल को डिग्रेड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो ब्रेक डाउन कर लेंगे वो तो डिजीज डेवलपमेंट में आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे जैसे पौधे के पास बहुत सारी नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं, जैसे स्टोमेटा हो गया। अब स्टोमेटा से जैसे मोस्टली जो जर्म ट्यूब्स हैं वो स्टोमेटा से एंटर करते हैं, पैक्सन हाइफे हैं स्टोमेटा से एंटर करते हैं। लेंटिसेल्स जिनको अपन वातरंध्र बोलते हैं, या हाइडेथॉट्स जिनको अपन जलरंध्र बोलते हैं, पत्तियों के किनारे पे होते हैं मेनली। लेंटिसेल्स वो तने पे भी हो सकते हैं, है ना, जो यंग जो पार्ट्स होते हैं पौधे के उन पे होते हैं। ये एक प्रकार से एंट्री पॉइंट होते हैं। और बट प्लांट्स कैन एक्टिवली क्लोज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन डिटेक्शन। तो पौधा पैथोजन के आने के बाद ये जो नेचुरल ओपनिंग्स होते हैं इनको क्लॉग कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, यानी कि फर्दर जो एंट्री होती है उसको रोक सकता है। केमिकल बैरियर का मतलब होता है
कि मेनली जो पाथवे जो होता है ना, कि जो एंट्री का वे जो होता है, जैसे क्यूटिकल को पार करें, सेल वॉल को पार करें, सेल्स के स्पेस को पार करें, तो वहाँ एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक होता है केमिकल, कि केमिकली जो चीज़ें होती है वो भी बैरियर का काम करती है। जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। अब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, वो तो क्या है कि संगठन है, सेल वॉल का ढांचा बनता है उससे। बट फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर मिक्स होते हैं, जैसे आपका लिग्निन वगैरह बनता है तो उसमें क्या है कि फिनॉल्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फिनॉल क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है, कि फिनॉल की प्रेजेंस के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, कि पैथोजन है आपके, मेनली फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर किसी पौधे की सेल वॉल में जितने ज़्यादा फिनॉल्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी वाला होगा, और उतने ही कम उसको इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे सैपोनिन्स हो सकते हैं, टैनिन्स हो सकते हैं, जो इन्फेक्शन के बाद में जो पैथोजन की ग्रोथ होती है उसको रोकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड एंटी माइक्रोबियल बिहेवियर देते हैं। ऐसे कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स हो सकते हैं, कि कुछ प्लांट्स के अंदर प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पैथोजन के जो एंजाइम्स हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मान लो पैथोजन के पास पैक्टिनेज है जिससे वो पैक्टिक कंपाउंड तोड़ेगा, प्रोटीएज है जिससे वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तो उनको रोकने वाले एंजाइम्स या पैथोजन के एंजाइम्स को रोकने वाले प्रोटीन, वो भी तो एंजाइम ही होंगे, वो भी पौधे के पास हो सकते हैं। क्योंकि डिफेंस, जैसे आपका टॉपिक डिफेंस होता है, तो डिफेंस का मतलब हम सारी चीज़ें प्लांट के साइड से जो बेनिफिशियल होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो पैथोजन के जो एंजाइम्स जो कि उसको इन्फेक्शन और इन्वेजन में जरूरत होती है उनको इनहिबिट करने वाले प्रोटीन प्लांट के पास होते हैं। तो प्रोटीन भी एक प्रकार के केमिकल ही है, तो वो केमिकल बैरियर में काउंट होंगे। इसके बाद में इन्फेक्शन हो जाए यानी कि पैथोजन एंट्री ले ले, उसके बाद में जो डिफेंस चालू होता है उसको अपन इंड्यूस या एक्टिव डिफेंस बोलते हैं ना। तो व्हेन ए पैथोजन ओवरकम ए प्लांट्स प्री एग्जिस्टिंग बैरियर, जैसे मान लो कि क्यूटिकल को पार कर दिया है ना, सेल वॉल को पार कर दिया, तो कोई पैथोजन अंदर आ गया, तो प्री एग्जिस्टिंग बैरियर को क्रॉस किए बिना कोई एंटर नहीं कर सकता। यानी कि इंड्यूस डिफेंस तभी काम करता है जब प्री एग्जिस्टिंग है वो क्रॉस हो जाता है ना। ए मोर रोबस्ट का मतलब होता है ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में जो होता है उसको रोबस्ट बोलते हैं। एक्टिव डिफेंस सिस्टम है वो चालू हो जाता है अगर कोई पैथोजन प्री एग्जिस्टिंग से ही मान लो रोक दिया जाए, तब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ना रुके तो इंड्यूस वाला है वो ट्रिगर हो जाता है। दिस रिस्पॉन्स रिलाइज ऑन द प्लांट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, कि पैथोजन को कितना रिकॉग्नाइज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना स्ट्रांगली ट्रिगर होता है। ठीक है, हाँ। तो यानी कि आपको यहाँ पे समझना है कि किसी भी पौधे में इंड्यूस डिफेंस जब चालू होता है जब उसको एक पता लग जाता है कि पैथोजन है वो अंदर आ चुका है, यानी कि प्लांट की रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ये रिकॉग्निशन का मतलब है कि केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे रिकॉग्निशन को आप कैसे समझ सकते हैं कि PAMP ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, जिसको शॉर्ट के अंदर हम PTI भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिव डिफेंस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना कि जो आपने अभी सेल वॉल की बात की, क्यूटिकल की बात की, वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस है और ये है फर्स्ट लेवल ऑफ एक्टिव डिफेंस। तो जितने भी आपके एक्टिव डिफेंस होंगे वो इन्फेक्शन के बाद यानी कि एंट्री के बाद चालू होते हैं। इन्फेक्शन ही बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे, इन्वेजन बोलेंगे। प्लांट रिकॉग्नाइज कंजर्ड का मतलब जो स्पेसिफिक होते हैं, जो पैथोजन में होंगे ही होंगे, जिससे पैथोजन को पहचाना जा सके। नॉन होस्ट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पैथोजन, जिनको अपन
पैम्स बोलते हैं, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, कि कोई भी पैथोजन है उसके जो मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं उनको अपन पैम्स बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार का केमिकल सिग्नेचर है पैथोजन का, कि उसकी पहचान है वो। जैसे कि काइटिन फ्रॉम फंजाई और फ्लैजिलिन फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि अगर कोई प्लांट के टिश्यूज़ में आ रहा है और उसके पास काइटिन है तो इसका मतलब वो फंजाई ही है, क्योंकि काइटिन फंजाई में होता है। अगर किसी के पास फ्लैजिलिन है तो फ्लैजिला की प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन। तो ये ऐसे सिग्नेचर कंपाउंड हैं जो पैथोजन की पहचान होते हैं, कि पता लग जाता है प्लांट को कि काइटिन का मतलब फंजाई है, तो उसके अगेंस्ट उसको काम करना है, राइट। तो दिस रिकॉग्निशन अकर्स वाया ए प्लांट सेल सरफेस रिसेप्टर ट्रिगरिंग ए जनरल बेसल डिफेंस रिस्पॉन्स, क्योंकि रिकॉग्निशन के सारे काम जब भी आपको कहीं भी रिकॉग्निशन लेना होता है तो मेम्ब्रेन से बाहर रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि सेल का जो आउटर सरफेस होता है वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, चाहे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो चाहे वो ग्लाइकोलिपिड्स हो, वो रिकॉग्निशन के काम आते हैं। इसके बाद में दूसरा लेवल आता है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ETI, इफेक्टर से चालू होने वाला एक प्रकार का रेजिस्टेंस रिस्पांस, क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब होता है कि फर्दर इन्फेक्शंस हैं उनको रोकेगा या उनको होने से बहुत स्ट्रांगली रोका जाएगा, दिस इज इम्यूनिटी। लेकिन ये इफेक्टर के बाद में चालू होती है कि पैथोजेंस हैव इवॉल्व्ड टू सीक्रेट इफेक्टर्स टू सप्रेस PTI, है ना, जो रिकॉग्निशन के लिए काम आने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको रोकने के लिए, यानी कि उनको डिस्टर्ब करने के लिए कि प्लांट पैथोजन को रिकॉग्नाइज ना कर सके, इसके लिए वो इफेक्टर मॉलिक्यूल सीक्रेट करता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल पैथोजन सीक्रेट करेगा उसको पौधा है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीन, जिनको R जीन बोला जाता है, दैट रिकॉग्नाइज दीज इफेक्टर्स, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्लांट के पास पहले से क्या है PTI सिस्टम है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जैसे फंगस है वो क्या कर रहा है कि फंगस इनको सप्रेस करने के लिए इफेक्टर भेज रहा है, इफेक्टर वो अप्लाई कर रहा है, कि इफेक्टर का इस्तेमाल कर रहा है पैथोजन फंगस उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन प्लांट की साइड से बाद में ETI सिस्टम है वो क्या करता है कि इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, इफेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में एक इम्यून सिस्टम है उसको चालू कर देता है, इम्यून सिस्टम को वो ऑन कर देता है। यानी कि फंगस ने अपनी समझदारी दिखाई कि वो प्लांट के PTI को रोक के अपना काम करना चाहता था, बट प्लांट ने क्या किया, उसने जो भेजा उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और बदले में अब क्या कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है अपने इम्यूनिटी वाले सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो है ना, जो सामने है उसकी ही चीज़ को और बेटर अपने आप को बनाने के लिए पौधा कर रहा है, वो R जीन के थ्रू होता है। द R जीन प्रोडक्ट, यानी कि जो R प्रोटीन्स होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइंड टू द इफेक्टर, है ना, जो भी फंगस से आ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मानो कि आपकी क्वेश्चन का लेवल ये होता है कि इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आर सीक्रेटेड बाय, तो वो प्लांट के बाय सीक्रेटेड नहीं है, वो पैथोजन के बाय, पैथोजन से सीक्रेटेड होते हैं। अब ऐसे मानो कि इफेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब रिकॉग्नाइज तो उसको पैथोजन नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज तो उसका प्लांट का सिस्टम करता है, यानी कि R जीन्स करते हैं, R जीन्स वो प्लांट की साइड का मामला है। तो जो भी R जीन से बनने वाले प्रोटीन है वो इफेक्टर को ढूंढ लेते हैं, उसके साथ बाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रिगर कर देंगे ए स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड डिफेंस रिस्पॉन्स। दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस तो आपके पिछले पेपर्स में बार बार पूछा हुआ है ना, और पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम भी पूछा हुआ है, कि साइंटिस्ट का नाम भी पूछा हुआ है, डिजीज़ का नाम भी पूछा हुआ है। तो जो लास्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन में किए हैं वहाँ ये चीज़ आई भी अपने पास, राइट।
डिजीज का नाम बता सकते हैं आप, कौन सी डिजीज का नाम था जहाँ से जीन को जीन हाइपोथेसिस है, यानी कि आर जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो फैसली डिस्कवर किया गया था? एनीवन जो बताना चाहे? एक पर्टिकुलर रस्ट डिजीज का नाम है, कौन से पौधे में होता है? फ्लैक्स के अंदर, लाइनम यूसिटार्सी के अंदर। फंगस का नाम क्या है? मेलासोरा लिनी। तो आप ये तो कहेंगे आपको कंप्लीटली मेमोराइज करना ही पड़ेगा, जो भी डिजीज हैं, पैथोजन हैं, उनके इश्यूज हैं। ओके, तो देखो ये तो पहला लेवल रहा रिकॉग्निशन का, कि पैथोजन है उसकी साइड से डिफेंस की बातें हो रही हैं। तो डिफेंस में एक तो आता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के अंदर पीटीआई सिस्टम आया, पैम्स आई, एटीआई आया, इफेक्टर आया, आरजीन आया, ये सब आया। इसके बाद में हम बात करेंगे डिफेंस रिस्पॉन्स, कि जब रिकॉग्निशन हो जाता है, पता लग जाता है, तो उसके बाद में डिफेंस सिस्टम है वो चालू होता है। तो डिफेंस सिस्टम में क्या क्या आता है वो अब आप यहाँ से क्लियर कीजिए। देखो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिव का मतलब होता है कि जितना रिस्पॉन्स जरूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स, है ना। तो ईटीआई सिस्टम जो होता है ना, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी ऑफन लीड्स टू हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि पहले इफेक्टर्स उनको पौधा रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसमें डिफेंस सिस्टम है वो चालू हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, और फिर उसी में एक पार्ट हो सकता है कि वो प्लांट का पर्टिकुलर जो एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन का इशू चल रहा है, या पैथोजन जहाँ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता है, वहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को दिया जा सकता है। इसको शॉर्ट में HR बोलते हैं ना। HR इज ए फॉर्म ऑफ रैपिड लोकलाइज। जैसे मान लो कि एक पत्ती है, तो इस पत्ती के अंदर एक खास जगह पे ही जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस चल रहे हैं, जहाँ पे पैथोजन अटैक किया है, बस उसी जगह पे HR होता है, बाकी पूरे पौधे में HR नहीं होता है। और एक प्रोग्राम सेल डेथ आएगा एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन को अपन इन्फेक्शन कॉट भी बोलते हैं, इन्फेक्शन कॉट। तो इन्फेक्शन कॉट वाली जगह के ऊपर प्लांट की साइड से क्या होता है कि जानबूझ के ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी की जाती है, और वो एक्टिविटी क्या है कि एक छोटे सा एरिया जहाँ इन्फेक्शन के लिए पैथोजन कोशिश कर रहा है, उस जगह पे बहुत तेज़ी से सेल्स हैं उनको जानबूझ के मारा जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ की जाती है। दिस क्रिएट्स ए फायर वॉल ऑफ डेड सेल्स, यानी कि यहाँ की सेल्स हो बाद में क्या होती है, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा लेवल होता है, कि जो HR रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर जो हमने अभी बात की यहाँ पे, कि जो सेल्स हैं उनको जानबूझ के किल किया जाता है, नेक्रोटिक एरिया है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का रोल आता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका रोल आता है, और सेल्स को जानबूझ के किल किया जाता है। तो एक तो ये बात आती है। दूसरा जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ये होता है कि क्या हमें ये भी पता होता है कि HR रिस्पॉन्स कौन से पैथोजन के लिए दिया जाता है। तो उसमें आपको जो लॉजिक लगाना होता है वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ऐसे पैरासाइट जिनको सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए केवल लिविंग टिश्यू चाहिए, उनके अगेंस्ट के अंदर प्लांट क्या करता है, बचने का एक तरीका होता है कि वो जहाँ पैथोजन आया है वहाँ के एरिया को किल कर देता है, ताकि फंगस को फूड है वो नहीं मिलेगा। और क्योंकि पैरासाइट है तो उसको तो लिविंग सेल चाहिए, तो डेड सेल हो जाएंगी यहाँ पे, नेक्रोसिस में जाएंगी,
तो पैथोजन है उसको स्टारवेशन हो जाएगा और उसको खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो फिर ये आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, आगे फैलेगा नहीं। तो पौधे का एक छोटा सा टिश्यू डैमेज करना पड़ा जानबूझ के, तो दिस इज कॉल्ड HR रिस्पॉन्स। और ऐसे क्या हो जाएगा कि एक लोकल एरिया तो हालांकि डेथ में चला गया, लेकिन बाकी पूरी जो पत्ती है, पूरा जो पौधा है, वो इन्फेक्शन से बच गया। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है कि अपने ही टिश्यू को जानबूझ के इसलिए मार देना ताकि आगे के जो टिश्यूज हैं उनको इन्फेक्शन ना मिले। तो वहाँ पे बहुत है ना, ये बहुत यूनिक टॉपिक होता है पैथोलॉजी का, HR रिस्पॉन्स। तो उसमें ये सारी बातें आती हैं कि रिएक्टिव स्पीसीज आता है ना, इन्फेक्शन साइट है, देन पैथोजन का जो नेचर है कि उसको हमेशा ही लिविंग होस्ट चाहिए। दैट्स वाई डेड टिश्यूज हैं वो बैरियर का रोल प्ले करेंगे कि डेड सेल्स जो होते हैं एक तरह की फायरवॉल बन जाती है कि उससे आगे वो फिर जा नहीं सकता और फाइनली उसको फिर रुकना पड़ता है, तो प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ठीक है। ऐसे अपन ले सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड कि HR एंड अदर इंड्यूस रिस्पॉन्सेज लीड टू द रैपिड सिंथेसिस ऑफ, जैसे कि फाइटोलैक्जेंस बन सकते हैं। अब फाइटोलैक्जेंस भी, जैसे फाइटोलैक्जेन इतना कॉमन वर्ड है मतलब पैथोलॉजी की फील्ड का, पैथोलॉजी के एग्जाम्स का, कि पेपर में ये मतलब 100% है कि फाइटोलैक्जेन तो पूछेंगे चाहे वो किसी भी एंगल से पूछें। ये क्या होते हैं कि फाइटोलैक्जेंस आर न्यू का मतलब होता है जो अभी रिसेंटली बने हैं, पौधे जिनको अभी सिंथेसाइज किया है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जिनका टारगेट बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स ग्रुप वाले मेंबर्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, है ना, ओनली आफ्टर इन्फेक्शन। तो जैसे इफेक्टर पैथोजन ने एक बनाया था, फाइटोलैक्जेंस हैं वो प्लांट बनाता है ना, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बनाता है। दे डायरेक्टली इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ। तो एक तो आपके फाइटोलैक्जेंस बन सकते हैं, ऐसे ही पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जिनको अपन PR प्रोटीन बोलते हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोटीन्स का पूरा ग्रुप है विथ वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग काइटिनेज है, β1/3 ग्लूकेनेज है, विच ब्रेक डाउन द फंगल सेल वॉल कंपोनेंट। तो फाइटोलैक्जेंस बन सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बन सकते हैं, PR प्रोटीन बन सकते हैं। डिफेंस का है कि डिफेंस के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन सकती है। ऐसे होता है कि जो सेल वॉल है उसका रीइंफोर्समेंट हो सकता है, सेल वॉल जो एग्जिस्ट कर रही है ना उसका रीइंफोर्समेंट, इनकी पैथोजन के अटैक के बाद में प्लांट कैन रीइंफोर्स देयर सेल वॉल बाय डिपॉजिटिंग कंपाउंड लाइक लिग्निन एंड कैलोस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि जहाँ इन्फेक्शन हुआ है उस वाली जगह पे पौधा क्या करेगा, जानबूझ के लिग्निन का जमाव कर देगा या कैलोस का जमाव कर देगा, तो उससे फिर फर्दर आगे इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा। तो सेल वॉल का जो डिज़ाइन है, जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर देना, दिस इज रीइंफोर्समेंट कि सेल वॉल को दोबारा से उसका जो डिज़ाइन और ढांचा जो है ना, उसका संगठन जो है उसको बदला जा सकता है, उसको ऐसा बनाया जा सकता है कि पैथोजन आगे ना बढ़ पाए। दिस स्ट्रेंथन द बैरियर एंड मेक इट हार्ड फॉर द पैथोजन टू पेनिट्रेट और स्प्रेड। तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये तो बात होती है कि जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा है ना, इन्फेक्शन कॉर्ड की बात आई, इन्फेक्शन साइट की बात आई, वहाँ पे हमने HR वगैरह ली है, HR के अंदर बाद में हमने बाकी चीज़ें देखी। अब ऐसे अपन बात कर सकते हैं सिस्टेमिक डिफेंस। देखो सिस्टेमिक जहाँ भी आता है उसका मतलब आता है एंटायर बॉडी, कि पौधे की पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक। ओके, तो अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे सिस्टेमिक डिफेंस। सिस्टेमिक का मतलब होता है कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर एक साथ जो होता है, जैसे सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक स्प्रेड, ऐसे। तो एक तो होता है आपका सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये भी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि SAR क्या होता है, ISR क्या होता है, दोनों को समझ लीजिए।
सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि फॉलोइंग ए लोकलाइज इन्फेक्शन, जैसे अभी आपने बात की कि पत्ती के अंदर एक जगह पे इन्फेक्शन है, उसकी कोशिश चल रही है, तो वो एक लोकलाइज इन्फेक्शन हुआ। ए सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द प्लांट, कि एक पत्ती पे इन्फेक्शन हुआ है ना, जैसे एक पत्ती है उसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में पौधे का पूरा बॉडी है, इन्फेक्शन तो एक जगह पे हुआ, लेकिन वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो बने एज सिग्नल्स, और वो उन्होंने एक सिस्टम है उसको पूरा चालू कर दिया है ना। प्राइमिंग डिस्टेंट मतलब दूर वाले अनइन्फेक्टेड टिश्यूज फॉर फर्दर अटैक, तो फिर बाकी जो टिश्यूज हैं वो भी उस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए, मतलब उनका डिफेंस वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो दिस लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कि एक बार पौधे के अंदर सिस्टमिक डिफेंस आ गया तो वो काफ़ी दिनों तक पौधा उसको मेंटेन करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी का मतलब हो गया, मान लो कि यहाँ पे एक्स ने अटैक किया तो अब पौधे के पास वाई के लिए भी डिफेंस है, जेड के लिए भी डिफेंस है, कि इन्फेक्शन तो एक ही नहीं किया था, सिग्नल तो एक के बाद में बना था, लेकिन पौधा है वो कई सालों को इन्फेक्शन होने नहीं दे रहा है, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी वो आ जाती है। दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, कि अगर ये इन्फेक्शन नहीं होता तो उसमें एसएआर नहीं आता, तो एसएआर जो है वो कहाँ से आया है, इन्फेक्शन के बाद में आया, पौधे ने एक्वायर्ड किया। और ये आपका क्वेश्चन है कि इट इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय, कि पौधे के अंदर एसएआर को चालू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केमिकल क्या होता है, तो वो जो हार्मोन है उसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तो प्लांट के अंदर सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो चालू होता है उसमें प्लांट हार्मोन सैलिसिलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो एसएआर को इंड्यूस कराता है। ऐसे अपन बात कर सकते हैं इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, है ना, दिस इज कॉल्ड आईएसआर। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टेमिक डिफेंस, बट इट इज ट्रिगर्ड बाय बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ध्यान देना आप यहाँ पे कि जैसे मान लो कि माइकोराइजा का नाम आया सपोज, तो माइकोराइजा जो है ना, या जो कोई बेनिफिशियल जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है सपोज, तो वो पैथोजन नहीं है, वो नॉन पैथोजन है। बेनिफिशियल का मतलब वो नॉन पैथोजन है। ये आपका क्वेश्चन होता है एक्चुअल में, ये पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप एसएआर की बात करेंगे तो ये तो है पैथोजेनिक है वो सारे। और आईएसआर जो होता है ना, वहाँ पे जो माइक्रोब होते हैं वो नॉन पैथोजन होते हैं, है ना, लाइक सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोट्स हो सकते हैं। कॉलोनाइज द प्लांट रूट्स, आईएसआर डज नॉट, दोबारा रिपीट करना। 1 सेकेंड, देखो क्या होता है कि एक तो होता है कि पौधे पे अटैक किसने किया, तो एक तो होता है कि पैथोजन ने किया। तो अगर पैथोजन के अटैक करने के बाद में पौधे में कोई सिस्टेमिक रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो तो कहलाएगा एसएआर। और अगर कोई नॉन पैथोजन बैक्टीरिया है उसकी वजह से अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो कहलाएगा आईएसआर। ओके, ठीक है। तो आईएसआर डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ पीआर प्रोटीन, क्योंकि पीआर प्रोटीन या पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जो होते हैं वो तो पैथोजन के रिस्पॉन्स में बनती है, तो ये यहाँ पे पैथोजन तो है नहीं, तो पीआर प्रोटीन नहीं बनेंगी। बट इट प्राइम्स द प्लांट टू रिस्पॉन्ड फास्टर एंड मोर स्ट्रांगली फॉर फ्यूचर अटैक्स। लेकिन पौधे के अंदर बाद के जो अटैक्स हैं, जो दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, उनके प्रति जो रेजिस्टेंस है वो उसमें आ जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स और दिस टाइप ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय जैस्मोनिक एसिड एंड इथाइलिन। तो देखो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के अंदर सैलिसिलिक एसिड काम करता है और इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस के अंदर जैस्मोनिक एसिड काम करता है, इथाइलिन काम करता है। ठीक है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है
ऐसे जैस्मोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है मिथाइल जैस्मोनेट। मिथाइल जैस्मोनेट। अब मिथाइल जैस्मोनेट से क्या होता है कि जैसे ये है आपका प्लांट 1 और ये दूसरा है प्लांट 2, तो एक पौधे में बना हुआ जो मिथाइल जैस्मोनेट है ये दूसरे पौधे के अंदर भी ISR चालू कर सकता है, यानी कि जो नेबरिंग प्लांट था उनमें भी डिफेंस आ जाता है। कैन इंड्यूस डिफेंस इन नेबरिंग प्लांट। तो एक तो होता है अपनी ही बॉडी में आना, दिस इज सिस्टेमिक, वो खुद की बॉडी तक का बात होता है। एक होता है कि खुद की बॉडी में तो आएगा ही, और जो केमिकल है, जो सिग्नल केमिकल है वो मतलब वाष्पशील है, वो एवोपरेट हो जाता है और हवा में जाके वो पड़ोसी पौधे को भी मिल जाता है और पड़ोसी पौधा भी रेजिस्टेंस देने लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एज ए डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, एट ए हार्मोन भी इम्पोर्टेंट है और इम्यूनिटी वाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को। ओके ठीक है। तो ये तो बात हुई कि पौधे के अंदर जो डिफेंस सिस्टम्स है उसमें आप ऐसे चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चनेबल पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ से कवर करेंगे। अगला सेक्शन अपन यहाँ पे लेंगे अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जब भी आप डिजीज बोलते हो तो डिजीज का मतलब होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी के अलावा कुछ डिफरेंट फिजियोलॉजी होती है जिसको अपन डिजीज बोलते हैं। और डिजीज का मतलब एक प्रकार का नॉर्मल के अलावा थोड़ा डिफरेंट मेटाबॉलिज्म होता है। तो पैथोजन के इन्फेक्शन जो होते हैं कोज सिग्निफिकेंट चेंज इन प्लांट फिजियोलॉजी एज द प्लांट रीएलोकेट इट्स रिसोर्सेज टू फाइट द डिफेंस। मान लो कि पैथोजन नहीं आया तो पौधा अपना जो एनर्जी है, जो भी उसका बायोमास है, वो उसको नॉर्मल ग्रोथ में लगाते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी होती रहती है। लेकिन अगर पैथोजन अटैक करे तो उसने देखो यहाँ पे PR प्रोटीन बनाए, उसने सेल वॉल को मजबूत किया, उसमें लिग्निन डाला, तो पौधे ने अपनी जो एनर्जी है वो डिफेंस में लगानी चालू कर दी। तो दैट इज कॉल्ड रीअलोकेट। तो अगर कुछ नहीं होता है तो उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई आता है तो उसको जरूरत पड़ती है। These changes can be observed in many processes like फोटोसिंथेसिस में हो सकता है, रेस्पिरेशन में हो सकता है, वाटर रिलेशंस में चेंज हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन में चेंज हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। जैसे पहले बात की जाए कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस से है ना, द वन ऑफ द मोस्ट फास्ट एंड मोर सेवरल अफेक्टेड प्रोसेस, कि जब भी कोई बीमारी होती है तो मतलब पौधे हैं वो ग्रीन से मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि पीले पड़ने लग जाते हैं। तो वो एक जनरल सा सिम्टम होता है क्लोरोसिस, है जिसको अपन क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट डैमेज हो सकता है, यानी कि पैथोजन लाइक दोज कॉजिंग द लीफ स्पॉट और लीफ ब्लाइट, जहाँ पे ऐसे सिम्टम्स बनते हैं, लीफ के ऊपर स्पॉट्स या ब्लाइट्स, तो फिजिकली डिस्ट्रॉय और डैमेज द क्लोरोप्लास्ट एंड मेसोफिल सेल्स, रिड्यूसिंग द एरिया अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। या क्या हो सकता है कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल से कम हो जाए, रिड्यूस स्टोमेटल ओपनिंग टू प्रिवेंट पैथोजन एंट्री एंड वाटर लॉस। प्लांट में क्लोज देयर स्टोमेटा विच ऑल्सो लिमिट द इंटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पौधे ने पैथोजन को अंदर रोकने के लिए स्टोमेटा बंद किए तो उसकी कीमत पौधे को चुकानी पड़ेगी, और पौधा है वो कम CO2 ले पाएगा, कम CO2 ले पाएगा तो कम कार्बन फिक्स होगा, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो CO2 है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। तो उससे भी क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस के डायरेक्ट रिएक्शन है ना वो प्रभावित होती है, तो फोटोसिंथेसिस में ही आएगा CO2 का रोल। ऐसे होता है कि रिसोर्स का रीअलोकेशन, कि द प्लांट रीडायरेक्ट शुगर्स जो कि फोटोसिंथेसिस बनते हैं एंड एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टुवर्ड डिफेंस सिस्टम सच एज
प्रोड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। तो नॉर्मल अगर वो इन्फेक्शन नहीं होता तो वो सेलुलोज बना रहा होता, स्टार्च बना रहा होता है, लेकिन उसकी जगह पे वो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड बनाता है। दिस शिफ्ट इन रिसोर्स एलोकेशन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ एंड फोटोसिंथेटिक आउटपुट। तो अगर वो पौधा अपने नॉर्मल काम नहीं कर रहा है तो उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और पौधे को जो अपनी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ रही है, अपने रिसोर्सेज को रिलोकेट करना पड़ रहा है। ऐसे टॉक्सिन से भी पौधे को फोटोसिंथेसिस से लेवल के डैमेज हो सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया नेक्रोट्रॉप्स होते हैं, तो नेक्रोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो डेड से अपना भोजन लेना पसंद करते हैं, तो वो टिश्यूज को पहले किल करेंगे और नेक्रोसिस में जाएंगे सेल। तो दे रिलीज सर्टेन टाइप ऑफ टॉक्सिन दैट डायरेक्टली इम्पेयर फोटोसिंथेटिक मशीनरी, लीडिंग टू सिम्टम्स लाइक क्लोरोसिस एंड फाइनली टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो एरिया है वो पहले पीला पड़ता है, बाद में वो ब्राउनिश हो जाता है, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाता है, दैट सेल्स गोज टू नेक्रोसिस। तो टॉक्सिन्स से जो मतलब कि पैथोजन साइड से बनने वाली चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस मशीनरी को डैमेज करके क्लोरोसिस नेक्रोसिस कोज कर सकते हैं। सारी वजह एकदम से कॉमन चीज़ें होती हैं, लगभग बहुत सारे पैथोजन्स में आपको इधर देखने को मिलता है। ऐसे अपन रेस्पिरेशन लेवल पे जा सकते हैं कि इन्फेक्टेड प्लांट्स जनरली एग्जिबिट इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, कि जो बीमार पौधे होते हैं जिनको इन्फेक्शन हो रखा है उनकी रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो नॉर्मल हेल्दी प्लांट से ज़्यादा होती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्स एज मोर एनर्जी इज नीडेड टू पावर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्योंकि नॉर्मल के अलावा कुछ भी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी इनपुट है वो चाहिए होता है, दैट्स वाई डिफेंस में एनर्जी वो लगेगी, तो ज़्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ती है, एटीपी की नीड होती है। तो एनर्जी फॉर डिफेंस वाइज बात करें कि हाई रेस्पिरेशन रेट प्रोवाइड द एनर्जी एंड कार्बन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफेंसिव कंपाउंड लाइक फाइटोलैक्जिन, पैथोसिनेटेड प्रोटीन। तो प्लांट अगर कुछ भी नई चीज़ बनाता है तो डेफिनेटली उसको एनर्जी की कॉस्ट है उसमें डालनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, और डिफेंस को मजबूत करना है तो एनर्जी उसमें लगेगी, दैट्स वाई रेस्पिरेटरी रेट में बढ़ती है। ऐसे ही आप ले सकते हैं कि अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का बनना। तो कुछ पैथोजेंस और उनके द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट होते हैं वो रेस्पिरेशन को एनर्जी प्रोडक्शन से अनकपल कर देते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन तो होता रहता है, रेस्पिरेशन मतलब होता है यूज ऑफ ऑक्सीजन, और एटीपी प्रोडक्शन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन। तो पौधा है वो कार्बोहाइड्रेट को तो बर्न कर रहा होता है, रेस्पिरेशन तो कर रहा होता है, बट एटीपी नहीं बन रही होती, मीनिंग द प्लांट बर्न्स थ्रू इट्स कार्बोहाइड्रेट रिजर्व विदाउट एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग एटीपी। This can lead to a net drain on the plant resources। तो बेवजह पौधे का जो रिसोर्स है वो कंज्यूम हो रहा है एनर्जी बनाने के लिए, और मतलब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बेवजह है ना बर्न हो रहा है कि उससे एटीपी वो नहीं बन रही है, लेकिन जो CO2 है वो निकल रही है। ऐसे अपन वाटर रिलेशंस पे जा सकते हैं और ट्रांसलोकेशन पे जा सकते हैं कि पैथोजन इन्फेक्शन कैन सीवियरली डिस्टर्ब ए प्लांट्स एबिलिटी टू मैनेज देयर वाटर बजट एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट, लीडिंग टू द विल्टिंग है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, ये सब भी आते हैं। तो जैसे वॉस्कुलर ब्लॉकेज है, यानी कि जो जाइलम वेसल्स हैं मेनली पौधे के अंदर, जो पौधे का मतलब यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होंगे पैथोलॉजी के अंदर, तो अपन बड़े पौधे लेते हैं, सब एंजियो होते हैं, तो वहाँ पे जाइलम वेसल्स होते हैं वो मेन सप्लाई करते हैं पानी का। तो जैसे आपके वॉस्कुलर विल्ट्स हैं वो जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, और जैसे आपके फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पर्म आपने पढ़ा है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है ना। ऐसे जो रैलस्टोनिया बैक्टीरिया है देखो कॉज वॉस्कुलर विल्ट बाई क्लॉगिंग का मतलब अवरुद्ध कर देना। तो फ्यूजेरियम का तो माइसीलियम होगा और बैक्टीरिया की वहाँ पे कॉलोनीज बनेंगी, तो उससे वेसल्स वो क्लॉग हो जाती हैं।
तो पौधे के ऊपर के भागों में पानी नहीं पहुंचेगा तो पौधा मुरझाएगा, और मुरझाने को अपन विल्टिंग बोलते हैं। ऐसे अल्टरनेट ट्रांसपायरेशन हो सकता है ना, पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा जो पानी की हानि होती है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। पैथोजेंस कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय कॉजिंग स्टोमेटा है ना टू रिमेन ओपन और क्लोज एबनॉर्मली, तो अल्टरिंग द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट। तो अगर स्टोमेटा का नॉर्मल रिदम डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली जो वाटर का बजट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर ना, न्यूट्रिएंट्स का जो प्लांट की बॉडी में मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो पैथोजन कैन डैमेज द फ्लोएम and the tissue responsible for transporting sugars from the leaves and to the rest of the body, क्योंकि फ्लोएम के रिस्पॉन्स में बात करेंगे तो जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है वो सोर्स पॉइंट होते हैं, और जो भी कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करता है वो सिंक पॉइंट होते हैं। और इवन एक एक्सट्रीम लेवल पे देखते हैं तो जब पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती हैं तो वो खुद भी सिंक होती है। तो अगर फ्लोएम टिश्यू डिस्टर्ब होगा तो दिस डिस्टर्ब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लीडिंग टू द न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन इन सम एरियाज एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इन द अदर एरियाज। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और फ्लोएम से होता है। फ्लोएम के डिस्टर्ब होने से न्यूट्रिएंट्स उनका पूरी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाएगा, और उनके जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये लगाना चाहिए कि प्लांट की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो मोबिलिटी होती है वो उनकी नेचर पे डिपेंड करती है कि कुछ जो हाईली मोबाइल होते हैं वो उनका मूवमेंट अलग प्रकार से होता है, कुछ लेस मोबाइल होते हैं उनके मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्गली डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पे कि द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रस ग्रीनिंग है ना, नींबू के जो फल होते हैं वो पकने पे जैसे पीले हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो बैक्टीरियल डिजीज है उसमें नींबू हैं वो मतलब पीले की बजाय ग्रीन रह जाते हैं, मतलब बाकी तो पीला हो जाए बट कुछ भाग उनका ग्रीन हो जाता है। इसको अपन हुगलॉन्गबिंग बोलते हैं, है ना। एक डिफरेंट सा टर्म है कि बाकी पार्ट जो होता है लेमन का वो तो येलो होगा बट एक सर्टेन एरिया वो ग्रीन हो जाता है। तो वहाँ पे फ्लोएम्स है वो बैक्टीरिया वो उनको रोक देता है, क्लॉगिंग कर देता है, कॉजिंग स्टार्च टू एक्यूमुलेट इन द लीव्स एंड लीडिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक येलोविंग एंड स्टंटिंग ऑफ द प्लांट। तो फ्रूट्स के साथ में भी, लीव्स के साथ में भी होता है, फ्रूट्स के साथ में भी होता है। तो फ्लोएम की क्लॉगिंग होने से, जैसे मान लो कि आप वेसल्स को क्लॉग करते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे फ्यूजेरियम की बात की और आपने वेसल्स को क्लॉग किया, तो जो सिम्टम आते हैं वो आएंगे विल्टिंग के, वॉस्कुलर विल्ट डिजीज आएंगे। अगर आपने फ्लोएम को क्लॉग किया तो फिर जो सिम्टम्स आएंगे वो ग्रीनिंग के आएंगे या हुगलॉन्गबिंग के आएंगे। तो फिर पर्टिकुलर आपको जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल मेंबर्स हैं, डिजीज के नाम हैं, ये सब आपको नीडेड होते हैं। तो ऐसे अपन जो कुछ माइनर टॉपिक्स थे है ना, जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ पे ये फिजियोलॉजी के अंदर जो एक नॉर्मल के अलावा क्या क्या हो सकता है वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में जैसे आपने पर्टिकुलर जो डिफेंस के लेवल हैं, प्री एग्जिस्टिंग वाले, इंड्यूस वाले, वो सब अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। पैटर्न्स लिए हमने, एंजाइम्स लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा सेक्शन होता है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। इससे पहले अपन ने ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वगैरह इन सब का रोल लिया था डिफेंस के लिए, कि कैसे काम करते हैं, पैथोजन की साइड के लिए कौन होते हैं, प्लांट की साइड पे कौन होते हैं। ऐसे अपन ने टॉक्सिन्स लिए, तो टॉक्सिन तो मतलब एकदम से पैट एरिया है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से होगा ही होगा, मतलब 100% श्योर है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं उनको आप रेगुलर मोड पे अपनी पूरी सीरियसनेस के साथ कवर कीजिए। तो ऑलमोस्ट सारे ही पिन पॉइंट वे के अंदर हमने इन चीज़ों को लिया है। लास्ट पेपर्स में भी चीज़ें आ रखी हैं, वहाँ से भी आपके रिपीट हो जाएंगी। तो यू हैव टू गो फॉर दैट।
शॉर्ट एंड मतलब वैल्यूबल क्लासेस के रूप में आप इनको मान सकते हैं। तो अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ में आप लगे रहिए, चीज़ों को कवर कीजिए, जो भी आपके पास टाइम बचा है उसको